Good morning everyone and welcome back. All have joined. Shivanshi, Sarthak, Noren, Neha, Shweta, Krishna and Sambita remain. Okay. Please cover your copy. Okay, after the completion of live reaction, we will study dark reaction today. Dark reaction or light independent reaction. इससे पहले आपको एक एनसीईआरटी में जो डायग्राम में बताया, डायग्राम है एनसीईआरटी में, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कीमियो-ऑस्मोटिक मैकेनिज्म का, कीमियो-ऑस्मोटिक मैकेनिज्म का डायग्राम है, बट हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ठीक है, वीडियो में जो देखा था, वही डायग्राम को एनसीईआरटी में कैसे ड्रॉ किया हुआ है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्या है तो साइलेंसर को ड्रॉ किया हुआ है, साइलेंसर मेम्ब्रेन, समझ आया? ये क्या है? ह्यूमन, क्या है? ह्यूमन, और बाहर क्या है? ये स्ट्रोमा। तो मतलब यहाँ 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 सब जगह क्या है? स्ट्रोमा। क्लियर? अब यहाँ पर दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, देखिए TS2 और ये TS1, TS2 और TS1 प्रेजेंट है यहाँ पर, बीच में साइटोक्रोम दिया हुआ है, क्या है आपके पास? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी प्रोटीन के कैरियर हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो सब नहीं दिए हुए हैं, मतलब प्लास्टोक्विनोन नहीं है, प्लास्टोसाइनिन नहीं है, तो ये जनरल डायग्राम है, समझ आया? और इसके अलावा यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है बेटा, यह एटीपी सिंथेसिस। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ आपको, क्लियर? ये पूरा स्ट्रक्चर है, अभी हम डेवलप करेंगे यहाँ पर। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? लाइव रिएक्शन, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? मैं लेबल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा? लाइव रिएक्शन, मतलब वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? प्रोटॉन में, समझ आया? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, क्योंकि जो वाटर होते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, तो उससे प्रोटॉन यहाँ पर आ जाता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन फिर और ऑक्सीजन, तो ये बाहर निकल जाती है, ठीक है? इसका हमें कोई काम नहीं है, क्लियर? अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया जो प्लास्टोक्विनोन होता है, प्लास्टोक्विनोन वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? अब यहाँ प्लास्टोक्विनोन से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उन्होंने क्या हुआ है? प्लास्टोक्विनोन से ही प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया हुआ यहाँ पर ह्यूमन, समझ आया? तो यहाँ पर प्रोटॉन का क्या है? ग्रेडियंट, प्रोटॉन का
ग्रेडियंट। ये PS1 है, PS1 में क्या हुआ है, PS1 में NADP से NADPH बन जाता है, NADP प्लस से NADPH प्लस NADPH लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम कहाँ पर दिया हुआ है, NCERT में। फिर आपको पता है ये ATPase है, ये F0 और ये F1 अभी समझा रहे हैं। तो ये जो प्रोटॉन है वो मूव करेंगे फ्रॉम ह्यूमन टू स्ट्रोमा, और यहाँ पर क्या होगा, ADP प्लस PI, तो माइनस क्या बनाएंगे, ATP। आया समझ में, 2 प्रोटॉन लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, मैंने अभी आपको बताया 3 प्रोटॉन से एक ATP बनता है, ठीक है। ये डायग्राम आपकी NCERT में दिया हुआ है। एनी डाउट इन दिस डायग्राम? रिप्लाई कीजिए। NCERT में देख सकते हैं, तो डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे अब डार्क रिएक्शन। इसमें किसी को डाउट हो तो बोल सकते हैं मुझे, ये हमने वीडियो में और डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये बॉन्ड लेवल का है, ये डायग्राम बॉन्ड लेवल का है। अब अगर आपको नीट पढ़ना है तो उसको थोड़ा डिटेल में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कॉन्सेप्ट वही है, टॉपिक वही है, लेकिन डेप्थ ऑफ टॉपिक इंक्रीज हो जाता है नीट में। तो अभी पढ़ेगा डार्क रिएक्शन। Dark reaction is also known as biosynthetic phase। क्या बोलते हैं इसको, biosynthetic phase of photosynthesis। मतलब इसमें बायोसिंथेसिस होगा शुगर का। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस किस लिए हो रहा है, फूड के प्रिपरेशन के लिए, बट अभी तक फूड प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो इस फेज में फूड प्रिपेयर होगा, बायोसिंथेटिक फेज इसको नॉर्मली बोलते हैं हम लोग, क्लियर। तो फोटोसिंथेसिस की जो सेकंड रिएक्शन होती है उसको डार्क रिएक्शन बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, अभी होता है लाइट और लाइट इंडिपेंडेंट। Light independent reaction का मतलब है because this reaction is not dependent on light. It is not necessary that the presence of light must be there for dark reaction. Clear? Presence of light is not necessary. That's why we are calling it light independent reaction. Light reaction को क्या बोला था हमने, light dependent reaction। समझ आया? इसके अलावा और क्या नाम है इसका, इस रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को सबसे पहले ब्लैकमैन साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया था ब्लैकमैन, तो ब्लैकमैन ने इसको स्टडी किया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन ऑल्सो। ब्लैकमैन रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको, ब्लैकमैन रिएक्शन। देखिए नाम आपने याद रखना कि इसके बहुत सारे नाम हैं।
बस आपका उसमें कुछ लिंक है। डार्क रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन के कंट्रास्ट में बोल देते हैं। बायोसिंथेटिक से इसलिए बोलते हैं बिकॉज बायोसिंथेसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। Light independent reaction because it does not depend on light. Blackman reaction because Blackman the scientist studied first time. Clear? इसके अलावा इसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। इन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, फर्स्ट टाइम स्टडी, इसलिए ब्लैकमैन रिएक्शन और कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को एक साइंटिस्ट हो गए मेल्विन कैल्विन, ठीक है, एम कैल्विन लिखा हुआ है। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पर ही, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर मेल्विन कैल्विन का फोटो है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या किया? डिटेल स्टडी ऑफ डार्क रिएक्शन। इसका कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊंगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैल्विन साइकिल और इट इज आल्सो नोन एज T3 साइकिल। T3 साइकिल व्हाई? बिकॉज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड in this reaction is of 3 carbon, that is phosphoglyceric acid, PGA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? phosphoglyceric acid। क्लियर सबको? रिप्लाई कीजिए। तो कितने सारे नेम हैं? जैसे लाइट रिएक्शन के नेम थे हिल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन बोलते थे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते थे। एनी डाउट? तो ये नाम याद रखना है सबको बेटा। और सीक्वेंशली देखो, जब आपको कॉन्सेप्ट आता है आप रेफरेंस बुक से या एनसीईआरटी से इसकी थियरी पढ़ लोगे तब आपको ये 1 by 1 समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, आप इतना भी लिख लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नाम क्यों रखा हुआ है। हम लोग कौन सा नाम यूज करेंगे ज़्यादातर? मोस्टली T3 साइकिल या कैल्विन साइकिल यूज किया जाता है, ठीक है। ना तो ब्लैकमैन रिएक्शन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे। नहीं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन तो कॉमनली बोलते हैं इसको। डार्क रिएक्शन क्या बोलते हैं? कॉमनली लाइट का अपोजिट डार्क, इसीलिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म कौन सी है इसके लिए? कैल्विन साइकिल और T3 साइकिल। क्यों? क्योंकि T3 साइकिल जो है वो डिफरेंशिएट करेगा T3 प्लांट्स को फ्रॉम C4 प्लांट्स, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर यू विल स्टडी अबाउट C4 प्लांट्स और C4 मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। दिस स्टेज यूटिलाइजेज द प्रोडक्ट। देखो इस स्टेज में क्या होता है? नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग? जिसके नेम हो गए, तो मैंने आपको बताया था जो प्रोडक्ट होता लाइट रिएक्शन का वो यूज होगा कहाँ पर? डार्क रिएक्शन में। तो दिस इज और रिएक्शन यूज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, that is ATP and NADPH for the reduction of
कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ग्लूकोज। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? ये क्या था? एक्यूमुलेटरी पावर। तो एक्यूमुलेटरी पावर यूटिलाइज होता है, यूज होता है, ठीक है, टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। समझ आया? एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये तो बेसिक आप पढ़ते हो 10th क्लास में, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो और रिएक्शन ऑफ T3 साइकिल या साइकिल साइकिल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। T3 साइकिल देखते क्योंकि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, कौन बताएगा? What is the site of dark reaction? रिप्लाई कीजिए फटाफट। What is the site of dark reaction? निहार, कृष्णा, शिवांशी, पार्थ, श्वेता, अंबिका, नूरेन। Am I audible to you? Am I audible? आंसर बताइए अगर ऑडिबल हूं तो। ये तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डार्क रिएक्शन कहां पर होती है? जल्दी बोलिए। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कृष्णा। और कोई बताएगा? एनीवन एल्स? नेहा तुम बताओ। बाकी सब लोग भी बताइए बेटा। रचना इज एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट में तो होती है। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होती है? क्लोरोप्लास्ट को कोई बताएगा? स्ट्रोमा। ऑल द रिएक्शन ऑफ T3 साइकिल टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये क्या प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस। एंड ईच स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट और सेपरेट एंजाइम, ठीक है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड each step is catalyzed by unique enzyme, separate enzyme. Clear? All the enzymes are present in stroma. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत कीजिए आप लोग, हार्ड वर्क कीजिए, तभी आपको कुछ हासिल हो सकता है बेटा। नहीं तो अगर लाइटली लोगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपको, कुछ भी नहीं आएगा अगर लाइटली ले लोगे। कोई भी कॉन्सेप्ट इतना टफ, इतना हार्ड नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट इतना हार्ड या टफ नहीं होता है।
जिसको अगर आप मेहनत से और अपने माइंड को यूज करके पढ़ो और वो आपको समझ में ना आए। ठीक है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की अलग स्ट्रैटेजी होती है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं सिर्फ ये पॉइंट्स ही नहीं है, इनको आपको समझना है, याद रखना है कि एवरी एंजाइम स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। ये रिएक्शन स्ट्रोमा में इसीलिए होती है क्योंकि जो इनको कैटालाइज करने वाले एंजाइम है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइट नेसेसरी नहीं है तो ग्रैनल लाइट को रिसीव करता है, तो लाइट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जो CO2 होती है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर करती है और स्टोमा में एंटर कर जाती है, वहां पर रिडक्शन होगा। दूसरा रीजन ये भी है, हमने अभी पढ़े हैं कि जो NADPH है वो कहाँ फॉर्म होगा, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो स्ट्रोमा में NADPH फॉर्म होगा तो ये किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को। CO2 को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन को डोनेट कौन करेगा, NADPH। हाइड्रोजन डोनर कौन है, NADPH, और वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन भी कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। समझ आ रहा है सबको? रिप्लाई कीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Okay. Now, contribution of Professor Melvin Calvin. ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। Melvin Calvin. Dark reaction was studied in detail by Calvin and Basham. एक और साइंटिस्ट है Basham, बट Calvin का नाम सब लोग जानते हैं। By different techniques like radioactive trace technique, radioactive trace technique या tracer technique using carbon 14. तो इन्होंने क्या किया, रेडिएशन को स्टडी किया by using radioactive tracer technique by using carbon 14. तो हमारे कितना होता है, कार्बन 12, तो ये रेडियोएक्टिव कार्बन है। इसके अलावा जो टेक्निक यूज की थी वो है क्रोमेटोग्राफी, फोटोरेडियोग्राफी, देखो ये टेक्निक है अलग अलग जिनसे फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन को कैल्विन ने डिटेल में स्टडी किया। होता क्या है इसमें, देखो मैंने आपको बताया था कि CO2 जो होता है उसका रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट में, तो कैल्विन ने क्या किया, कार्बन 14, जिससे कि उनको ये पता लग जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन CO2 से आता है। ठीक है, समझ आया? तो जो शुगर बनेगी उसमें भी कार्बन कैसा होगा, 14। क्रोमेटोग्राफी
एंड ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये भी टेक्निक है बेटा, क्रोमेटोग्राफी एंड ऑटो रेडियोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, इसमें जो प्लांट की लीव्स होती है, ठीक है, उसको क्रश कर लेते हैं। क्रश करने से क्या होता है, उसका क्लोरोफिल आइसोलेट करते हैं, ठीक है। जो फिल्टर पेपर होता है उसको, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं और फिर उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल होता है जो कि लैब में किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। उससे ये पता लगता है कि उस पर्टिकुलर लीफ में क्लोरोफिल कितना है, कैरोटीनॉइड कितने हैं, ठीक है, ज़ैंथोफिल कितना है। क्या होता है, जो फिल्टर पेपर होता है, ये फिल्टर पेपर है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लाइनिंग आ जाती है, ये ग्रीन लाइन, फिर ये येलो लाइन और ये ऑरेंज लाइन। उससे पता लग जाएगा ग्रीन क्या होता है, क्लोरोफिल, ऑरेंज कैरोटीनॉइड एंड येलो और ब्राउन ज़ैंथोफिल। क्लियर। फोटो रेडियोग्राफी क्या होता है, फोटो रेडियोग्राफी में रेडियो एक्टिव डायग्राम बनाया जाता है बेटा, रेडियो एक्टिव डायग्राम। इसको आप 12th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बहुत सारी टेक्निक है जो किसने यूज की, कैल्विन ने। समझ आया। और जो मटेरियल यूज किया, मतलब जिस मटेरियल पर उन्होंने बात किया वो क्या था, क्लोरेला, ठीक है। मटेरियल क्या था, इम्पोर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो सिंपल चीजें हैं उन पर भी नीट में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए कोई भी छोटी चीज आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, ठीक है बेटा। आपसे सिंपली ये पूछ लिया जाएगा, कैल्विन परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, और आपको डिफरेंट प्लांट्स के नेम दिए जाएंगे, कुछ एल्गी होंगे, कुछ बैक्टीरिया, कुछ, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है, ग्रीन एल्गी। तो मटेरियल क्या था जिसको यूज किया कैल्विन ने, ग्रीन एल्गा। एल्गा मतलब सिंगुलर, ठीक है। प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे एल्गी जो टर्म होती है ALGAE वो प्लूरल है, और एल्गा एक सिंगल की बात करते तो एल्गा। तो ग्रीन एल्गा नाम क्या था, क्लोरेला। याद रखना है बहुत अच्छे से, क्लोरेला। एंड एक और एल्गी था सेंडेस्मस। अगर एग्जाम में आएगा तो क्लोरेला को टिक करना है, अगर दोनों आए तो दोनों को टिक करना है। ये किसके नाम है, ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लोरेला। गॉट इट। माइक ऑन करिए और बोलिए। You can speak now. And he got Nobel Prize. ठीक है, for his work with Basham. तो कैल्विन को क्या मिला, नोबेल प्राइज। NOBLES पहले समझ आ रहा है सबको। बेटा रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कुछ नहीं पता लगेगा। यस सर। हाँ, तो ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। T3 साइकिल क्यों बोलते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज PG और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, सो इट इज नोन एज T3 साइकिल। नाम याद रखना है PGA, वैसे तो आप आगे पढ़ोगे PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है।
तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, टोटल प्लांट्स के 80% जो प्लांट होते हैं, 80% प्लांट, ठीक है, उनमें कौन सा होता है? T3 साइकिल। या हम बोल सकते हैं 80% प्लांट T3 प्लांट्स होता है, जिनमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। बाकी 20% में T4 आएंगे और कैम आएंगे, T4 आएंगे, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो नॉर्मल प्लांट है तो क्या बोलेंगे हम लोग? T3 का 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा तो 3 कार्बन होता है। क्लियर है सबको? यस सर। यस। ओके, तो ये जो पूरी डार्क रिएक्शन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। डार्क रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड होगा ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। एंड थर्ड वन होगा रीजेनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है, RUBP। मैंने आपको एक एंजाइम पढ़ाया होगा 10th क्लास में, रूबिस्को, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट लेक्चर में रूबिस्को। तो रूबिस्को की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, सबको याद है रूबिस्को की फुल फॉर्म? बोलिए क्या होती है रूबिस्को की फुल फॉर्म? यस, व्हाट इज रूबिस्को? सुना है ना रूबिस्को? रिप्लाई कीजिए, व्हाट इज रूबिस्को? पता है किसी को? सर एंजाइम है। हाँ, क्या करता है ये? इसकी फुल फॉर्म बताओ। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही। याद आया कुछ? यस। नूरेन, कृष्णा, यस। रिप्लाई कीजिए। यस सर। भूल जाते हो, रिवाइज किया करो। अभी तो एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दूसरा चल रहा है। ओके सर। बार बार आपको पीछे वाली चीजें पढ़ लेनी है, रिवाइज करना है, नहीं तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप ये सोचोगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसी सब्जेक्ट में नहीं, एवरी सब्जेक्ट में। 11th क्लास में आके बच्चों को सबसे ज्यादा टफ सिलेबस लगता है, क्योंकि 10th में छोटी छोटी चीजें होती हैं और 11th में वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। 11th is tougher than 12th. तो रूबिस्को क्या होता है? एंजाइम, ठीक है, सिंगल मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। मैंने आपको बताया था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पर एंजाइम प्रेजेंट इन
वर्ल्ड इज रूबिस्को। सबसे ज्यादा यही प्रोटीन मिलता है, एनजाइम प्रोटीन। इसकी फुल फॉर्म फिर से लिख रहा हूँ, नाइट्रोल 1,5 जिंक फॉस्फेट C4 कार्बोक्सिलेज। और ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बोक्सिलेशन है दो टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन को ये कैटलाइज करेगा, ठीक है बेटा। यहाँ कौन सा पार्ट यूज होगा इसका? कार्बोक्सिलेज। समझ आ रहा है? यस सर। ओके, देखो ये है ग्लाइकोलाइसिस रिवर्सल। मैंने आपको 10th में एक टॉपिक का नाम बताया होगा, ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है जब ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट, और पायरुवेट से फिर CO2 एंड वाटर बनते हैं, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। याद है आपको ग्लाइकोलाइसिस? सिर्फ मेन की बात कर रहा हूँ, नाम तो सुना है ना ग्लाइकोलाइसिस आपने? यस सर। ठीक है ना। क्योंकि ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, ग्लाइकोलाइसिस हमने डिटेल में अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के रिवर्स स्टेप होते हैं, रिवर्स। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हमने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है ना। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, बट जब आप वो टॉपिक भी पढ़ लोगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। ये एंजाइम याद रखना है जिसको, क्लियर। तो अभी हम फर्स्ट फेज पढ़ेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। याद रखना है, और रिएक्शन भी याद रखनी है, जो भी रिएक्शन हो रही है उन सबको याद रखना है। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, जो एंजाइम होता है रूबिस्को, ठीक है, ये एक बार में एक ही CO2 को क्या करता है, पिक करता है। एक्चुअल में CO2 का फिक्सेशन होता है यहाँ पर, समझ आया? तो एक बार में रूबिस्को एक ही CO2 के मॉलिक्यूल को पिक करेगा। तो CO2 में कितने कार्बन है, कौन बताएगा मुझे? CO2 में कितने कार्बन है? तो 1, ठीक है ना, सिंगल कार्बन है। बट जो शुगर होती है, शुगर कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन की। समझ आया? तो जो रूबिस्को है, यस सर, उसको 6 टाइम ये जितनी भी तीनों रिएक्शन है, मतलब कि ये जो कार्बोक्सिलेशन है, ये जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे हम, वो कितने टाइम होगी? 6 टाइम, क्योंकि एक बार में एक ही CO2 रिएक्ट करती है। तो 6 टाइम रिएक्शन होगी, तब जाके ग्लूकोज बनता है। समझ आया आपको? रिप्लाई करते रहिए। यस सर, यस सर। ओके, तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, 5 कार्बन शुगर, रूबिस्को तो है एंजाइम, ध्यान रखना है अभी आपको यहाँ पर, रूबिस्को क्या है? एंजाइम, ठीक है। तो एक 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है प्लांट में, ठीक है। ये जो शुगर का नाम लिखूंगा, ये ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम क्या है? RUDP। ठीक है ना, रिजर्वेशन ऑफ RUDP।
यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अभी लिखी ना इसकी फुल फॉर्म एंजाइम की, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। आरयूबीपी की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। समझ आ रहा है? वो एंजाइम है। अब आपको पता है जो एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम किसी न किसी सबस्ट्रेट पे तो वर्क करेंगे ना। एंजाइम किस पर वर्क करेंगे? सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट पर। तो आरयूबीपी क्या है? रिएक्टेंट। और रुबिस्को क्या है? एंजाइम, कैटलिस्ट। समझ आया आपको? यस बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And Rubisco is an enzyme. The enzyme, the first part of the is the first acceptor of CO2. कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है? आरयूबीपी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2? तो आप क्या बोलोगे? आरयूबीपी, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो सिंपली शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा आपसे। C3 प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये भी याद रखना है। C3 प्लांट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। Okay, sir. ठीक है? अब होगा क्या? जब आरयूबीपी कंबाइंड हो जाता है CO2 से, तब क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? रुबिस्को। ठीक है? यानी कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2 आरयूबीपी। कार्बोक्सिलेशन किसका होगा? आरयूबीपी का। Take place in the presence of enzyme Rubisco. समझ आया? ये अलग है वो अलग है। Rubisco. Any doubt? बोलो। No, sir. अब रिएक्शन है देते हैं। तो रिएक्शन क्या होगी? कार्बोक्सिलेशन की। किस कार्बोक्सिलेशन की बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। तो सिर्फ कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन क्या होगी? सबसे पहले सबस्ट्रेट। अब क्योंकि आरयूबीपी जो होता है वो एक टाइम में एक भी CO2 को एक्सेप्ट करता है, तो ये रिएक्शन कितने टाइम होगी? 6 टाइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 आरयूबीपी प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O। समझ आया? हम 12 H2O लिखते हैं ना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, तो 6 तो बाहर निकल जाते हैं रिएक्शन में और 6 वाटर यहाँ पर यूज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। तो यहाँ पर एंजाइम लिखेंगे रुबिस्को। आया समझ में? और क्या बनाएंगे? 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है? PGA। PGA की फुल फॉर्म आप लिख देंगे। जो स्टेबल एक्चुअल में इसके पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है? उसको नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इसको लिखा तो स्टेबल कंपाउंड है। फर्स्ट
स्टेबल कंपाउंड। फुल फॉर्म लिख सकते हैं कि फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है क्या? रिप्लाई कीजिए। नो सर। आपकी जो बुक है उसमें ये वाली जो रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, तीसरी साइकिल, वो एक साइकिल की फॉर्म में लिखी होती है, ठीक है? तो बाद में मैं साइकिल की फॉर्म में भी ये बना के आपको दिखाऊंगा। बट एक्चुअल में अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शन होती है मेन। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। रिप्लाई कीजिए। बोलो बच्चे। नो सर। आज यहीं तक करेंगे, ठीक है? आपको कंफ्यूजन ना हो आगे की रिएक्शन में, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ उसको। आपने आज क्या पढ़ा? डार्क रिएक्शन का बेसिस, ठीक है? उसके डिफरेंट नेम, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल्विन कैल्विन और फर्स्ट रिएक्शन ऑफ डार्क रिएक्शन, मतलब दैट इज कार्बोक्सिलेशन। ठीक है बेटा? किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। नो सर, नो डाउट। कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ तक हम कल जो भी लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट, तो वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम PgA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद की रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए सब कुछ। फोटोसिंथेसिस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपकी NCERT में, वो आपके नोटबुक में होने चाहिए और 8 बजे से पहले पहले वो ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है? ओके सर। हाँ, और जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो उसमें टेक्स्ट अच्छा सा लिखा होना चाहिए और आप लोग डायग्राम को यूज किया कीजिए। ठीक है? जितने ज्यादा डायग्राम यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। ओके सर। सब्जेक्टिव होमवर्क आपको मिल रहा है, इट इज फॉर यू ओनली। ठीक है? जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो, आपको चीजें खुद लिख के समझ में आए। तो डेली अगर आप होमवर्क सबमिट करते हो तो उससे आपका ही फायदा है।